हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग एक मैथ में हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं 2 मार्क्स का, जो बोर्ड एग्जाम में कौन सा चांस रहता है ज़्यादा प्रश्न पूछने का, उसी प्रश्न को आज हम करवाने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आज थोड़ा मेरा आवाज़ भी आप लोग को चेंज लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए वीडियो भी बनाना तो ज़रूरी था ना। तो तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से भी थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोशिश तो यही करेंगे कि आवाज़ क्लियर निकले और आप लोग को सुनने में थोड़ा सा परेशानियाँ ना हो। तो चलिए, हम 2 मार्क्स वाले जितने भी प्रश्न होंगे, क्लास 10th का है, जितने भी प्रश्न होंगे हम 2 मार्क्स वाला सभी को करवाएंगे। आप लोग का पार्ट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितना पार्ट बनते चला जाएगा हम बनाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग मित्र टोटल जितने भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 2.47 को P/Q के रूप में लिखिए। तो देखिए दोस्त, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, इस देखो ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्वेश्चन आप लोग को दो तरह से पूछ सकते हैं। एक कैसा, देखिए इसको हम थोड़ा सा पेज लेकर के बता देते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको इस तरह से ही पूछ सकता है, लेकिन मित्र अगर ऐसा प्रश्न पूछे और ऊपर में अगर रेकरिंग दे दिया तो समझ जाए कि क्वेश्चन कुछ अलग कह रहा है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2.47 ही रहेगा और इसके ऊपर कोई रेकरिंग नहीं रहेगा, कुछ भी लाइनिंग नहीं रहेगा, तो बस जो हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं तो वही हम लोग को करना है। करना क्या है, पहले सबसे पहले जितना टोटल अंक रहेगा टोटल अंक को आप लिख दीजिए, बटा पॉइंट के बदले में 1 देना होता है और इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, बस यही आपका हो गया। यहाँ पे भिन्न, हाँ कटता है तो काट सकते हो, ठीक है। अगर प्रश्न रहेगा 6.3256 ऐसे दे देगा तो कुछ नहीं करना, उस पर रेकरिंग तो नहीं है ना, बस रेकरिंग नहीं है तो जो भी प्रश्न दिया हुआ है उसको पहले आप लिख लीजिए, फिर बटा दशमलव के जगह 1 और दशमलव के बाद 4 अंक तो 4 जीरो। ये था इस तरह का प्रश्न। लेकिन जब प्रश्न के ऊपर अगर आपका रेकरिंग दे दो तो इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, इसी को हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लोग को क्या करना, मान लेना है, जो भी प्रश्न रहेगा उसी को आप लोग मान लीजिए। क्या लिखेंगे, पेन तो थोड़ा लग रहा नहीं उग रहा है। माना कि, देखिए लिखेंगे, माना कि x बराबर, जो प्रश्न है पहले उसको आप लोग लिख लीजिए 2.47, इसको लिख लिया है। और मेरे मित्र एक बात यही ध्यान देना है कि जिसके ऊपर रेकरिंग रहेगा उसको आप जितना मन जितना लिख सकते हो। रेकरिंग 47 पे है तो आप लोग 47 को जितना मन है जितना लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, बस इतना काफ़ी है। लास्ट 47 है तो 7 ही लास्ट करना है, ऐसा नहीं कि 47 47 47 लास्ट में 4 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना। लास्ट में जितना पर रेकरिंग रहेगा वही लास्ट करना है। तो पहले इस जो प्रश्न था 2.47 इसको लिख दिए, उसके बाद 47 पर रेकरिंग, इसका मतलब इसको हम जितना में जितना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसको डॉट डॉट करके इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना ही 0 से गुना करेंगे। अगर 1 पर रेकरिंग रहेगा तो 10 से गुना करेंगे। 1 ऊपर अगर रेकरिंग रहता, सिर्फ 7 पे रहता तो 10 से गुना। 2 पर रेकरिंग रहेगा तो 10 के जगह पे 100 से गुना करेंगे। 20-30 से नहीं करना, डायरेक्ट 0 बढ़ाना है। अगर 3 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो हम लोग 1000 से गुना करेंगे। अगर 4 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो हम लोग 10,000 से गुना करेंगे। कुछ इसी प्रकार से हम लोग गुना करते चलेंगे। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब आप ही लोग कमेंट करके जरा बताइए कि यहाँ पे कितना से गुना होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। जब दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो देखिए, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो 100 से x में गुना हो जाएगा तो 100x हो जाएगा। और इसमें 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए ऐसा वाला गुना थोड़ा आप लोग सीख जाइए। अगर इसमें 100 से गुना करना हो तो क्या इतना लिख करके 100 से गुना करोगे, नहीं। सबसे पहले पॉइंट के पहले जो अंक उसको आप लिख दीजिए। समझिएगा गुना कैसे कर रहे हैं। पॉइंट के पहले जो उसको लिख लीजिए। अब कितना 0 से गुना करना है, 2 जीरो, बस 2 अंक को आप इस तरफ ले आइए। तो 47 है तो 47 को इधर ले आइए, 247 बन गया। अब इसके बाद आपको पॉइंट बैठा करके 47 47 47 जो बच गया इसको लिख दीजिए। समझ में आ गया बात। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अगर 3 जीरो से गुना करना होता तो ये वाला 2 रहने देते और 3 अंक को इस तरफ लेके आ जाते। ये गुना करने का एक सरल तरीका था, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। तो कैसे घटेगा, समीकरण 2 में से 1 मतलब x वाले x के साथ घटाइए। तो 100 x में से अगर 1 x घट जाएगा तो 99 x बचेगा।
फिर इक्वल दे देना है और इसमें से इसको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, पहले जो नीचे वाले उसको आप लिख लीजिए 2.247.4747, ध्यान से देखते रहिएगा। और इसको घटाना है तो पॉइंट वाला पहले पॉइंट के सामने लिख दीजिए, पॉइंट के आगे 2 है इसको आप 2 कर दीजिए और दशमलव के बाद इतना सारा अंक है तो लिख दीजिए 474747। अब देखिए, अब आप लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे तो कुछ यहाँ घट रहा है, यहाँ पे हम जीरो दे देंगे, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पे घट गया तो जीरो नहीं देना, यहाँ पे घट गया तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे हम बात क्या बताए थे कि 47 को आपको जितना मन जितना लिख सकते हैं, ये बात हम बोले थे ना, क्योंकि रेकरिंग 47 पे है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 47 है और यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ पे फिर हम लोग 47 ही बढ़ाएंगे। समझ में आ गया बात ना, क्यों बढ़ाएं, क्योंकि रेकरिंग का मतलब ही होता है उसको बढ़ते चलना है। तो यहाँ पे घट रहा था तो 47 ही बढ़ाएंगे। अब देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक एकदम सब सेम ही मिल रहा था, तो इस पूरा बदला तो जीरो बन जाएगा। तो 7 में से 2 गया 5 4 2, कितना बचा 245 बच गया। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 245/99। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। बताइए कितना इजी था। एक शॉर्ट मेथड भी आता है, लेकिन शॉर्ट आप लोग को नहीं बनाना है। जब भी पूछ देगा 2 मार्क्स में तो इसको आप लोग को यही बनाना है। शॉर्ट में अगर जानना चाहते हो तो एक बार आप लोग सभी बच्चे लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ, अगर इसके बारे में शॉर्ट में जानना चाहते हैं, सिर्फ देख करके आंसर बताना चाहते हो तो एक बार कमेंट करके बताइए। हम एक आप लोग को इसके लिए भी वीडियो बना करके जरूर ले आएंगे। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड आप लोग देख रहे होंगे, एपी से प्रश्न आ गया है। तो सब हम पूरा जो एनसीईआरटी का जो भी टोटल बुक में जो 15 चैप्टर पढ़ने हैं, 15 चैप्टर से हम क्वेश्चन को करवाएंगे। आप लोग बिल्कुल दम आराम से ध्यानपूर्वक वीडियो को बिना स्किप किए वो सभी वीडियो को देख लीजिए। इससे फालतू क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी पार्ट 1 बन रहा है। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि एक ही वीडियो में आप लोग को बस पढ़ लेना उसके बाद एग्जाम में जाना, ऐसा नहीं। आप लोग को जितना भी टोटल वीडियो बनेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी वीडियो को आप लोग को रिवीजन जरूर कर लेना है। तो चलिए इसको हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। एपी से क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें। मतलब एपी हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, एपी हम लोग को ज्ञात करना है, जिसका पांचवा पद 15, पांचवा पद बोले तो मतलब A5 बराबर आपका कितना दिया हुआ है 15, तथा तीसरे और 8वें पदों का योग। एक और बात क्या कह रहा है, तीसरा मतलब A3 और 8वां मतलब A8 के दोनों का योग कितना दिया हुआ है 34। ये प्रश्न आपका दिया हुआ है। तो इसको समझ ले, A5 को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे A+4D। ठीक है, बराबर 15। ये आप लोग कंफ्यूज में होंगे कि सर ये कैसे लिख दिए, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, A15 को लिखना होगा तो कुछ नहीं करना, A को 1 करिए और इसमें से 1 कम कर देना है, डायरेक्टली आप लोग को 14D लिख देना है। अगर आपसे A9 पूछेगा, कुछ नहीं करिए मेरे मित्र, A लिख दीजिए प्लस इसमें से 1 कम कर दीजिए 8, उसके साथ D लगा दीजिए। समझ ही गए होंगे। अगर A2 का मान पूछेगा तो A का A लिखिए प्लस इससे 1 कम तो 1D, तो 1 तो नहीं लिखते हैं, सिर्फ D रहने देंगे। अगर आपसे पूछेगा A21 का मान पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, A प्लस इसमें से कम करिए 20D। समझ में आ गया बात। और ये आ कहाँ से रहा है, तो A आ रहा है मेरे भाई AN का फार्मूला से, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसी फार्मूला से प्रश्न आपको जहाँ पे भी पुट करिएगा, क्योंकि A आपका N का मान होता है, और जब जब N का मान जहाँ पे भरोगे तो डायरेक्टली आपका ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो A+4D इक्वल टू 15, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो A3 का मतलब A+2D लिखेंगे। अभी हम बताए थे कि A का A लिखना है, इससे कम करना है 2D, प्लस A8 है, इसका मतलब A+7D लिखेंगे। कोई कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना चाहिए, बराबर 34 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हल करिए। A और A आपका हो जाएगा 2A प्लस 7 और 2 मतलब 7 और 2 कितना हो जाएगा 9D हो जाएगा, बराबर 34। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या, अब आगे हम लोग बढ़ते चलते हैं। अब इक्वेशन 1 और यहाँ पे इक्वेशन आप लोग को मान लेना है 2। इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे आपका आ गया। अब समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग चलेंगे, क्योंकि आप लोग 10th में है तब तो विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन कोई ना कोई विधि आप लोग जरूर बनाए होंगे। तो आप लोग कोई विधि से यहाँ पे A और D का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। समीकरण 1 में देखिए लिखा हुआ A+4D इंटू मतलब इक्वल टू 15, मतलब A+4D बराबर 15, इसमें 2A प्लस 9D बराबर 34। किसी एक को काटिए तो यहाँ पे 2A है, A वाला को काट रहे हैं तो यहाँ पे 2A है और यहाँ पे A है, तो इसको भी 2 बनाने के लिए इसमें 2 से हम लोग गुना कर देते हैं। समझ में आ गया बात। तो 2 से गुना किए तो कितना बन जाएगा आपका 2A हो जाएगा प्लस 4 दूना 8D हो जाएगा, बराबर 15 दूना 30। इसमें चलेंगे, ये वाला इसमें तो कुछ गुना ही नहीं करना है, तो 2A प्लस 9D बराबर 34।
यहाँ पे कैसे हल हुआ ये आप लोग को अगर नहीं आता है या इनके बारे में जानकारी नहीं है तो इसका वीडियो भी बना हुआ है जो विलोपन विधि से हम बना रहे हैं। इसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप लोग जा करके देख लीजिएगा कि कैसे यहाँ पे हमने सॉल्यूशन किया है। अगर नहीं समझे होंगे तो उम्मीद तो कर रहे हैं कि समझ ही गए होंगे, क्योंकि क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा आप लोग कर लिए होंगे, क्योंकि हम एक जो क्रैश कोर्स के तौर पे भी क्लास चला रहे हैं। तो क्रैश कोर्स में जो बचा हुआ होता है, जो पहले का बात होता है, उसी को रिवीजन किया जाता है। तो आप लोग खैर उतना समझदार उतना आप लोग जानते होंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब क्या करना है, चिन्ह को बदल दीजिए, चिन्ह यहाँ पे बदल देंगे। ये आपका कट गया, ये आपका क्या बचेगा, -d हो जाएगा, और ये आपका -4 हो जाएगा। अब ये से माइनस खत्म, तो d का मान कितना आ गया, 4। तो d का मान 4 आया, लेकिन अभी a का भी तो मान चाहिए ना, तो d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, 1 में चाहे 2 में, कोई में भी आप मान रख सकते हो। ठीक है, तो a में ही रख देते हैं। तो a + 4d = 15। ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो a का ये छोड़िए, d का मान 4 है, तो d की जगह 4 भर देंगे, बराबर 15 हो जाएगा। तो a + 4 × 16 बराबर 15 हो जाएगा ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 15 - 16 होगा। तो a का मान आपका कितना आने वाला है, -1। मैंने a और d का मान निकाल लिया, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है। हमसे क्या पूछा था कि एपी तैयार करना है। देखिए, समांतर श्रेणी बोले तो एपी आप लोग को ज्ञात करना है। तो एपी कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए जो ए का वैल्यू आता है, देखिए अब क्या लिखेंगे, इन एपी, मतलब एपी में लिखना है। ठीक है, तो जो ए का मान होता है सबसे आगे होता है, तो ए वाला वैल्यू जो है उसको सब पहले लिख दीजिए। उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि -1 में 4 को जोड़ते चलना, बस पिछला वाले में जोड़ते चलना है। तो -1 में 4 जुड़ेगा तो आपका 3 हो जाएगा। 3 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ... मतलब इससे मतलब सिर्फ शुरू में है, उसके बाद आपको जब पीछे बढ़ने वाले हैं तो जो 4 डिफरेंस जो आया है, कॉमन डिफरेंस, उसको क्या करना है, इसमें एक ठीक दूसरे के पीछे जोड़ते चलना। जैसे ही जोड़ोगे आपका निकलते चल जाएगा, और लास्ट में ... करके छोड़ देना, और यही मित्र आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका हो गया एपी में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को वीडियो से तो समझ में आ ही रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो कैसी लग रही है इसकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, द्विघात सूत्र की सहायता से आप लोग को इसका क्या करना, हल करना। देखिए, इसको हल करने के लिए आप लोग गुणनखंड से भी निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, लेकिन हमको गुणनखंड विधि से नहीं करके साफ जब बोल दिया है कि द्विघात सूत्र लगाना है तो द्विघात सूत्र से ही लगाएंगे। इसके अलावा फालतू दिमाग हम लोग को नहीं लगाना है। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख लीजिए। फार्मूला तो यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए, पहले क्या करना, ये आपका द्विघात सूत्र का फार्मूला होता है -b + √अंडर, यहाँ पे d होता है, तो d का वैल्यू यही होता है b² - 4ac। तो डायरेक्टली आप लोग यही लिख दीजिए, अब बटा 2 है। अब क्या करना है, जो आपको प्रश्न दिया हो पहले यहाँ पे लिख दीजिए x² - 3x - 10 = 0। इसमें से आप पहले a, b और c का मान निकाल लीजिए। तो a का मान आपका हो जाएगा 1, b का मान आपका हो जाएगा -3, और c का मान आपका हो जाएगा -10। चिन्ह के सहित यहाँ पे लिखना है। अब बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर सामने आ जाएगा। चलिए, माइनस का माइनस, b का मान भी माइनस है तो ये +3 बन जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों रहने देना है, √अंडर b²। तो b आपका -3 है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a, तो a का मान 1 है, और c, तो c का मान कितना हो जाएगा, -10। दम जैसे चिन्ह है उसके सहित में आप लोग को लिखना है, बटा 2 गुना, और a का मान 1 है। चलिए, अब क्या करेंगे, +3, प्लस अब नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस छुपा होता है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर √अंडर -3 का स्क्वायर प्लस में 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 10 चौके 40 हो जाएगा, बटा आपका नीचे 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 प्लस माइनस, ये देखिए तो 40 में 9 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 7 का वर्गमूल होता है, तो डायरेक्टली हम बाहर निकाल देते हैं 7, और बटा क्या कर देंगे, 2। अब यहाँ से हम लोग को एक स्टेप बढ़ना है, एक बार ये दोनों को जोड़ देना है और एक बार इस दोनों को घटा देना है, बस यही आपका आंसर होगा। तो 7 में 3 एक बार जोड़ दीजिए, देखिए एक बार लंबे लिख देते हैं। ठीक है, इतना कर देंगे, और एक बार आपको क्या करना है, इसको घटाना है, यानी 3 - 7 बटा 2, दोनों बात हम लिख दिए। एक बार जोड़ दीजिए, तो 7 और 3 10, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 3 घटेगा तो -4, और -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा।
तो यही आपका था मेरे मित्र इसका 2 शून्य जो द्विघात सूत्र से निकला। अगर इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल दो तो आपका आंसर कुछ इतना ही आता। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 7 या कि निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन को लिया गया और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सभी प्रश्न जो हम करवा रहे हैं वो मात्र 2 मार्क्स का ही है। तो फ्रेंड्स सभी वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, फिर समझने में दिक्कत होगा तो फिर आप लोग को बैक ही लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि वीडियो को एक बार अच्छा से समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग इस प्रश्न को जरूर लिख लीजिए कॉपी पर, जितना भी प्रश्न है उसको फिर आप लोग दोबारा बनाने की कोशिश अपने मन से जरूर करिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिखो समझते हैं। एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। जो एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष जो इससे और इससे समदूरस्थ है, सम मतलब बराबर, दूर मतलब दूर, अस्थ मतलब स्थित, मतलब ये दोनों बिंदु जो है इससे समान दूरी पर स्थित है। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा था, सबसे पहले आप लोग को एक लाइन पार लेना है। यहाँ पे कोई भी कुछ पॉइंट नहीं दर्शाता तो यहाँ पे मन से ए मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बी मान लेते हैं। इसके जगह 7,6 जो है लिख दो, यहाँ पे -3,4 यहाँ पे आप लिख दीजिए, दोनों बात को यहाँ पे लिख दीजिए। अब P को आप क्या करिए ना, P को आप बीच बीच में रख दीजिए, मतलब यहाँ बिंदु हम लोग मान लेते हैं P, यहाँ पे बिंदु कितना मान लेते हैं P, और P इस वजह से यहाँ पे बीचे माने क्योंकि समदूरस्थ बोला था, तो अगर इसको बीचे हम मान लेते हैं तो इसका मतलब यहाँ से इधर भी बराबर, यहाँ से इधर भी बराबर, इसी कारण से यहाँ पे इसको बीच में लिख दिए। अब क्या करना है, एक्स अक्ष पे बोला है तो जोन अक्ष पे बोलेगा, यहीं पे मेन समझिएगा, एक्स अक्ष पे बोला है इसका मतलब हमको लेना है x, 0। अगर y अक्ष पे बोलता, एक्स अक्ष बोला है तो ये लिखना है, अगर y अक्ष बोल देगा मेरे मित्र तो y अक्ष जैसे बोलेगा तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 0, y। y अक्ष के बाद जैसे आएगा तो आप लोग को 0 आगे कर देना है और बाद में y को करना है, बस यही बात। अगर क्वेश्चन y अक्ष से देता है तो बनेगा पूरा यही स्टेप से, जो हम क्रिया करेंगे वही क्रिया उसमें भी होगा, लेकिन उसमें थोड़ा यही ध्यान देना है कि x अक्ष बोलेगा तो x, 0 और y अक्ष बोलेगा तो 0, y। 0 को आगे करना, y को पीछे करना, इतना तो समझ गए होंगे। चलिए अब आपको क्या करना है, दोनों जब समदूरस्थ है इसका मतलब PA बराबर PB हो जाएगा। जब दोनों समदूरस्थ है मतलब बराबर है, इसका मतलब PA इक्वल टू PB, दोनों बराबर कर देंगे, बस। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ से दूरी सूत्र इसके लिए और यहाँ से दूरी सूत्र इसके लिए, दोनों के लिए आप दूरी सूत्र लगाइए। तब PA लगाएंगे तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 में से x1 घटाते हैं, मतलब इसमें से इसको घटाइए तो x - 7 का होल स्क्वायर, फार्मूला ही होता है ना। देखो दूरी तो आप लोगों को पता होगा दूरी सूत्र कैसे निकलता है, फिर प्लस का चिन्ह होता है, फिर 0 में से 6 घटाइए, फिर इसका स्क्वायर करना होता है, ये आपका दूरी सूत्र होता है। फिर PB में चलेंगे तो इसमें से इसको घटाइए, ठीक, दूसरका में से पहले का घटा दीजिए, ऐसे पहिलको में से दूसरका घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फार्मूला क्या कहता है कि सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, x2 - x1 होता है, तो फार्मूला के अनुसार हम लोग सेट कर देंगे। तो इसमें से अब इसको घटाइए तो -3 में से घटाना है x का तो घटा दिया, इसका फिर स्क्वायर होता है, फार्मूला से स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, प्लस 4 में से 0 घटाइए, 4 में से 0 घटेगा, इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, बस। अब इसको आप तो हल कर ही सकते हैं, अब हल करिए क्या हो जाएगा, ये फार्मूला टूट रहा है, a - b का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर -2ab, तो b का वैल्यू कितना है 7। ढेर यहाँ पे बच्चे लोग क्या कर देते हैं कि b का वैल्यू -7 भर देते हैं, नहीं भाई ऐसा गलती मत करना। b के जगह -7 क्यों नहीं भर पाते हैं, क्योंकि माइनस से ही तो पता चला कि ये a - b का होल स्क्वायर दर्शा रहा है, माइनस का मतलब फार्मूला सेट कर रहा है, तो ढेर बच्चे यहाँ पे b का वैल्यू माइनस भर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, गलती हो जाएगा। फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो b 7 है तो 7 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 0 में से 6 घटा, चाहे 6 में से 0 घटा, बचेगा तो 6 ही, इसका स्क्वायर करना मतलब 6 का स्क्वायर करना है, ठीक है। लीजिए माइनस कर देते हैं, नहीं भी करते तो प्लस में ही 36 आएगा, है ना। चलिए इधर हल करिए, इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो a माइनस थी ना, हाँ इसमें माइनस ले सकते हैं क्योंकि आगे माइनस रहे या ना रहे, फार्मूला तो हमको यहाँ पे दर्शा ही रहा है, आगे माइनस रहेगा तो जरूर ले लेना है। तो a स्क्वायर -2ab, तो a की जगह -3, अब माइनस इसमें लेना है गुना b, तो b की जगह माइनस नहीं लेना है क्योंकि b फार्मूला दर्शा रहा था, समझ में आ गया बात। फिर प्लस b स्क्वायर, तो b x है तो x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 में से 0 गया 4, तो 4 का एक बार स्क्वायर कर दिए, डायरेक्टली हम 16 भी लिख सकते थे, लेकिन अभी सब स्क्वायर का रूप है तो उसको भी वही कर दिए। आप देखिए एक लाइन और बढ़ा दीजिए, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस ऐसा मत करिएगा, पहले स्क्वायर कर लीजिए, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा तो प्लस 36,
क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही बनेगा। समझ रहे ना बात को, यहाँ पे गलती मत कर देना कि प्लस माइनस माइनस और फिर 36 करेंगे तो गलत हो जाएगा। इक्वल टू, अब यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर प्लस में 9 होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना का 6x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 चौके 16। ठीक, अब जो जुड़ रहा है उसको पहले जोड़ लीजिए, जितना छोटा होता है रूट में उतना पहले छोटा आप लोग करते चलिए। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये हो जाएगा 9 6 15 4 3 7 1 8 85 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, इसको खाली सजा के रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 16 में 9 जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब हम लोग को रूट हटाना है तो रूट तो ऐसे डायरेक्टली हट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ रूट है, लेकिन हम लोग लिख के हटाएंगे, नियम कानून से हटाएंगे। ठीक है ना, लिख दिए दोनों तरफ वर्क करने। जब वर्क जैसे ही यहाँ पे किया तो डायरेक्टली मेरा रूट अब हट गया, क्योंकि इसी से पता चल गया अभी हट जाएगा। तो अब बस आप लोग को रूट हटा करके इसको डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। अब देखिए एक्स स्क्वायर सेम सेम है, बराबर की इस तरफ और उस तरफ एकदम सेम रहे तो कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, -14x बचेगा, एक्स वाले को साथ है कर दीजिए, ये प्लस में तो इस तरफ माइनस में x बराबर 25, ये प्लस तो इस तरफ माइनस। अभी आपका जुड़ जाएगा तो -20x है, और ये आपका घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.6। ठीक है, -60 बच जाएगा, माइनस माइनस खत्म और 20 हो जाएगा 60, यानी आपका x का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो क्या बोला था, x अक्ष पे बिंदु पूछा था ना, x अक्ष पे बिंदु, अतः कितना हो जाएगा, अतः निर्देशांक कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे समझिए, तो x का मान हम 3 निकाले ना, तो निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ x का वैल्यू 3 आ गया और यहाँ पे एक और क्या है 0, यानी निर्देशांक जो हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 0। यही आपका था आंसर। समझ में आएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता है। देखिए एक मिनट समझिए, अगर आप लोग को दिक्कत होगा या दिक्कत हो जरूर, अगर दिक्कत तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर दिक्कत हो भी जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो कैसी लग रही होगी जरूर हमें अपनी राय मुझे बताइएगा। ठीक है, और मेरे मित्र अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग अभी छोटा ही परिवार है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश, अगर आप लोग सपोर्ट में रहिएगा तो हम भी एक बड़ा फैमिली बन सकते हैं। ठीक है, तो बस आप ही लोग का सपोर्ट चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से आप लोग को क्या पता चल रहा है कि ये जो प्रश्न आपका डायरेक्टली मेंसुरेशन से क्वेश्चन को उठा लिया गया है। तो मेंसुरेशन को क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, देखिए जब भी अगर आप लोग एग्जाम में बनाना है तो यहाँ पे तो खुद यहाँ पे शो कर ही रहा है, लेकिन आप लोग को खुद अपने हैंड राइटिंग से यहाँ पे दर्शाना भी पड़ेगा कि यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। तो जो जो दिया हुआ उसको आप लोग जरूर लिख लीजिए। दिया हुआ था शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और एक आपका त्रिज्या दिया हुआ था, त्रिज्या को मैंने लिख दिया 21 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन आपसे पूछ रहा है, उसके आयतन बोले तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन देखिए, मेंसुरेशन का फार्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। बिना फार्मूला का ना मेंसुरेशन बन सकता है और ना ही आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन फार्मूला से है और मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन है वो फार्मूला से ही बनेगा। तो फार्मूला का जरूर याद कर लीजिएगा। और फार्मूला जो होता है ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो फार्मूला तो याद करना भी पड़ेगा। वैसे भी ऑब्जेक्टिव के लिए ही पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो चलिए, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ये आपका शंकु का आयतन होता है। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान आप लोग को 22/7 लेना है, जब तक कि क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 ना कहे। अगर प्रश्न में कुछ नहीं बोलेगा तब आप लोग को पाई का मान 22/7 लेना है। अगर 3.14 यूज करना रहेगा तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे देगा, लेकिन नहीं है तो 22/7 ही लेना है। और त्रिज्या आपका 21 दिया हुआ, तो 21 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि रेडियस को स्क्वायर करना है। और इंच का मतलब हाइट यानी ऊंचाई आपका 28 सेंटीमीटर। जो कट रहा काटिए, 7 21, 3 से 3 खत्म, और कटेगा अब नहीं कटेगा तो बच जाएगा कितना, बचेगा 22 गुना 21 गुना 28। ठीक है, 8 गुना 16, इसको जब, अच्छा और कट रहा है का, नहीं ना कट रहा है। चलिए आगे हम लोग गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 12,936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे गुना कर लिया है। देखिए यहाँ पे गुना है, 22 में 21 से पहले गुना हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने 28 से गुना करके यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 12,936। यहाँ पे आपका आंसर हो गया। चलिए, तो समझ में तो आ ही रहा होगा ना दोस्त। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल पे अगर न्यू होंगे तो जरूर इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 को देखने से आप लोग को क्या लग रहा है
क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से कौन सा चैप्टर का नाम होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को देखने से आप लोग को पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया, जो कि एक पहले मैंने भी बताया, लेकिन वो कुछ और प्रश्न था, एक कुछ और प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, संबंध स्थापित करें। जहां पे भी मेरे मित्र अगर एक्स और वाई में संबंध बताने के लिए आएगा, तो संबंध जब भी बताना आएगा तो समझ जाइए कि आंसर जो आएगा वो आपका इक्वेशन के रूप में आएगा। मतलब एक्स प्लस वाई बराबर इतना, एक्स प्लस 4 बराबर उतना, मतलब ये रहेगा। एक्स और वाई का डायरेक्टली आपका मान नहीं निकलेगा। समझ में आ गया बात। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक आप लोग को लाइन खींच लेना है। सिंपली सी बात, एक आप लोग लाइन जरूर खींच लीजिएगा। यहाँ पे ए कर लेना है, यहाँ पे बी कर लेना है। बीच में कुछ नहीं तो बीच में कुछ भी मान सकते हो, पी ही मान लो चाहे सी, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग पी ही मान लेते हैं, रहने दीजिए। तो ए का कितना है, यदि बिंदु एक्स वाई 1,2 तथा 7,0, अच्छा संरेखी दिया हुआ है ना। यदि बिंदु इतना इतना संरेखी है तो रिलेशन बताना है। यहाँ पे संरेख बता दिया, ठीक है। तो संरेख है तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे ए बी और सी कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि संरेख बोल रहा है। तो संरेख के लिए आप लोग को करना क्या है कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला का आप लोग को यहाँ पे लगा करके बनाना होगा। क्योंकि संरेखी जब बोल रहा है तो संरेख में यहाँ पे त्रिभुज का फॉर्मूला ही लगाएंगे। एक जो होता है दूरी सूत्र से भी बना सकते हैं, दो चीज से बना सकते हैं, या तो आपका दूरी सूत्र से बनाओ और नहीं तो आप संरेखी, यहाँ पे ये बोल रहा है तो आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी बना सकते हो। तो चलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही बनाएंगे, क्योंकि वो इजी हो जाता है। दूरी सूत्र भी तो इजी है, पढ़ने से सब इजी है कि नहीं। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध बताना है, बताएं कि यदि बिंदु एक्स वाई 1,2 तथा 7,0 क्या है, संरेखी है। तो चलिए जब संरेखी की बात है तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तीनों बिंदु यहाँ पे लिखा गया, बारी बारी से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पी की जगह सी भी मान सकते हो। अब यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ x1 y1 मान लीजिए। आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 है, आपका y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3। तीनों चीज यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम लोग वहाँ पे देख करके भर लेंगे आराम से। तो चलिए पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा मत करिएगा कि मेंसुरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे क्या लिखना, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या बोला था, संरेखीय, इसका मतलब इक्वल में क्या देना पड़ेगा, हम लोग को 0 देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए संरेखी का बात आएगा तो हम लोग 1/2 नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि जब त्रिभुज संरेख हो तब इसका क्षेत्रफल। तो जैसे इसका अगर डायरेक्टली वैसे करके लिखोगे तो 1/2 आप लोग हटा देना और बराबर में 0 कर देना, ठीक है। लेकिन अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहे हो तो इतना लिख करके बराबर आपको 0 देना है, इतना लिख करके बराबर 0 दे देना है। चलिए आगे बढ़ते, 1/2 x1 का वैल्यू x है, y2 का वैल्यू 2 है, y3 का मान कितना है, 0 हो जाएगा, x2 का मान आपका कितना हो जाएगा, देखिए 1, y3 का मान 0, y1 का मान y प्लस x3 का वैल्यू 7, y1 का वैल्यू y, y2 तो y2 का वैल्यू 2। बस 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 देख के भर देना, बराबर 0 करना है। संरेख इसी वजह से 0 कर रहा है। अगर सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता तो बराबर में 0 नहीं करते, लेकिन संरेख यहाँ पे बोल चुका है, इसी कारण से बराबर में 0 करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हल करते हैं। 1/2 रखने दीजिए, 2 में 0 घटेगा, 2 में x से गुना करेंगे, आपका डायरेक्टली 2x बन जाएगा, ठीक है। प्लस 0 में y घटाएंगे तो माइनस y बचेगा, और माइनस y में 1 से गुना करेंगे तो माइनस y ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो इसको गुना करना पड़ेगा कैसे, 7 में y से 7y माइनस 7 दूना का हो जाएगा 14, इक्वल टू आपको क्या करना है 0। 1/2 अब यहाँ पे बढ़िए, 2x y और y दोनों तो एक जैसा लग रहा है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका 6y हो जाएगा माइनस 14, ठीक है, बराबर 0। अब ये पूरा इधर जाएगा तो आपका 0 बन जाएगा। जैसे देखिए अब ये आपका इधर जाएगा तो 0 तो बन गया ना, तो बस अब इससे कोई मतलब ही नहीं रखना है। तो सिर्फ क्या बचेगा मेरा, 2x प्लस 6y माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ पे जो आपको कॉमन लग रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए तो x बचेगा, 2 से 3 बनाते और 2 7 14 7 बनाते, इक्वल टू 0।
तो आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा ax प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। बस आपका इक्वेशन ही तैयार होगा। वरना 7 को आप इधर भी भेज सकते हो तो x प्लस 3y बराबर भी 7 लिख सकते हो, लेकिन संबंध ही बताना है तो बस संबंध बना हुआ है। बस यही था आपका। जब भी संबंध बताने की बात आएगा तो आपका आंसर जो आएगा कुछ इसी प्रकार से आएगा, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए ना क्वेश्चन के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखने से पता चल गया होगा कि ये जो प्रश्न चैप्टर नंबर 1 इनकी वास्तविक संख्या से लिया गया। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। दो संख्याओं का मसा 145, उनका लसा इतना दिया हुआ है, मतलब दो संख्या जिसका मसा जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। मसा बराबर 145, लसा है, लसा मतलब एलसीएम, एलसीएम है 2175, और एक संख्या बोले तो पहली संख्या, एक संख्या बोले इसका मतलब पहली संख्या। जब भी मेरे मित्र ऐसा प्रश्न आए तो आप लोग को एक ही फार्मूला याद करना है, क्योंकि उस फार्मूला से 4 फार्मूला खुद तैयार हो जाता है। लेकिन एग्जाम में बस एक ही फार्मूला यूज करो, डायरेक्टली जो घटेगा वो आपका निकल जाएगा। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा, ये आपका फार्मूला होता है। बस ये फार्मूला जब देखेंगे तो याद आ भी गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो पहली संख्या मतलब एक संख्या, इसको हम लोग पहली संख्या बोल सकते हैं। अब जो जो जहां पे दिया हुआ उसको भर दीजिए, और जो नहीं दिया हुआ वही आपसे पूछेगा। चलिए पहली संख्या आपका 725 है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है तो इसके जगह आप लोग x भी मान सकते हो, अन्यथा भी लिख सकते हो। तो चलिए इतना बार बार लिखने से अच्छा है कि छोटा वर्ड को x हम लोग ले लेते हैं, बराबर लसा, लसा 2175 और मसा आपका 145। बस भरा गया ना, जो घट रहा था उसके जगह x मान ली, हो गया बात। फार्मूला क्या रटना उतना है, बस ये तो छोटा फार्मूला ही है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2175 गुना 145, ये बटा 725 आ जाएगा। देखिए कट जाएगा, ये 725 तिया कट रहा है, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 14 तिया 42, 1 43, यानी आपका x का मान 435, यानी कि अतः लास्ट में आप लोग को क्या लिखना है, इस प्रकार से लिख देना है, अतः दूसरी संख्या बराबर 435। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन 8 देख लीजिए, क्वेश्चन 8 जो चैप्टर 2 से आपको मिल गया बहुपद से, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करना है। कितना शानदार क्वेश्चन है ना। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता बच्चे लोग बनाते नहीं और क्या बोलेंगे लास्ट में कि क्वेश्चन बहुत टफ था। क्वेश्चन टफ नहीं होता बाबू, आप लोग का रिवीजन नहीं रहता है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले जो प्रश्न उसको लिख लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लिख लिए। चलिए यहाँ से ए बी का भी मान आप लोग लिख सकते हो। ए का मान आपका कितना हो जाएगा 4, बी का मान आपका -4 और सी का मान आपका हो जाएगा 1। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा, ये आपका जो यहाँ पे दिख रहा है यही हम लोग को निकालना है। यानी निकालना क्या है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर 8। कुछ नहीं करना, यही हमसे पूछ रहा है, बस हम लोग सॉल्यूशन करते चलेंगे। अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब अल्फा बीटा का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा और बीटा का एलसीएम जो होता है अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अलग अलग है तो गुना में रखेंगे। बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा अल्फा बच गया तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा अल्फा खत्म तो बचा बीटा और बीटा में बीटा से गुना होता है बीटा स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़िए, अब आगे क्या बोल रहा है। अब देखिए यहाँ इतना हल करने के बाद फिर यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला अभी बना नहीं था, ये अभी तो हम एलसीएम लेके इतना किए हैं, लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला क्या बन रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। देखिए फार्मूला आप लोग को क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है मेरे भाई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है -2ab, यही आपका फार्मूला होता है। बस यही फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। जहाँ ए है वहाँ पे हम लोग का अल्फा दिया हुआ है और जहाँ बी है वहाँ पे बीटा दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है, फार्मूला तो ही लगेगा ना। लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा दिया हुआ है। -2ab तो -2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और बटा अल्फा इंटू बीटा। इतना तो कर लेंगे आप लोग। अब देखिए तो ए अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला भी पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे देखिए कितना कितना सारा बात निकालना है। हम पहले भी निकाल सकते थे, लेकिन हम क्यों पहले नहीं निकाले, क्योंकि पहले निकाल लेंगे तो आप लोग बोलोगे कि ऐसा निकाल क्यों, देखो काम कहाँ पे आएगा। तो देखिए यहीं पे आपका जरूरत, यहाँ पे एक बात आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा आप लोग को निकालना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। तो क्या भार है, कुछ भार नहीं है।
यही में कर देते हैं, हल्के निकालना क्या इसी में करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है कि नहीं होता, शून्य तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और इसका क्या करोगे आप लोग, स्क्वायर, फिर माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, सी बाई ए होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बटा अल्फा इंटू बीटा नीचे भी सी बटा ए भर दीजिए, बस ये आप लोग का फार्मूला के अनुसार लिखा गया। अब यहाँ से वैल्यू जो जो दिया पुट कर दीजिए, ज्यादा झंझट वाला बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, जो यहाँ पे बोलेगा उसको करते चलना है। फिर माइनस बी का वैल्यू -4 है तो माइनस माइनस से +4 बन जाएगा, और ए का वैल्यू आपका 4 है तो ये 4 हो जाएगा, और इसका आप लोग को स्क्वायर करना है। फिर -2 गुना सी बटा ए, तो सी का मान आपका 1 है और ए का मान आपका 4 है, भर दिए, बटा सी बटा ए मतलब 1/4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब सॉल्यूशन करिए, 4 में 4 कट गया तो एक ही बचेगा ना, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये 2 दूना 4 कट गया तो ये -1/2 बचेगा, बचे कि नहीं बचेगा, और बटा 1/4। अब बोलेगे सर इतना हार्ड लेके जा रहा है, हार्ड नहीं है मेरे भाई, सॉल्यूशन इतना तो आप लोग कर सकते हो ना। चलिए आप क्या करिएगा, 2 में 1 से गुना करिए, क्योंकि ऐसा भिन्न का घटाव पढ़े होंगे, जिधर खाली होता है उधर गुना कर देते हैं। 2 में 1 से गुना करिए 2, और 1 को घटाना है तो 2 में से 1 घटेगा तो 1, और नीचे जो एलसीएम था ये वाला 2 के 2, और बटा 1/4 तो 1/4 आप लोग लिख दीजिए। अब बस लास्ट पोजीशन पे आ गए, 1/2 लिख दीजिए, और ये 2 जो बचा हुआ है तो 4 चला गया ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, 2 दूना का 4, मतलब मेरा मान कितना आ जाएगा 2। किसका मान निकल के आएगा मेरे भाई, जो निकला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 2। यही आपका लास्ट में आंसर जरूर लिख देना अतः करके। बस भारी था, लग रहा हो कि इतना लंबा, अरे लंबा नहीं है, बिल्कुल भी लंबा नहीं है, बस हम थोड़ा आप लोगों को डिटेल से समझाने की वजह से हम इतना लंबा किए, वरना लंबा था नहीं, हम डायरेक्ट यहीं पे निकाल देते अल्फा प्लस बीटा, फिर मान भरते तो डायरेक्टली हम लोग नीचे पहुंचते, तो क्या जरूरत है उतना वहां पे करना, डायरेक्टली जो देखते चलेंगे हम बनाते चलेंगे, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9 देखिए, प्रश्न 9 में क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन आपका त्रिभुज से आ गया चैप्टर 6, ठीक है, ट्रायंगल से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन वही करवाया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में लड़ने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है, उसी प्रश्न को मैंने करवा रहा है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में भुजाओं, एक आपको त्रिभुज एबीसी, फिगर था नहीं, फिगर हम खुद अभी पा रहे हैं, फिगर नहीं रहेगा आपका, प्रश्न इतना ही रहेगा। एक त्रिभुज एबीसी में भुजाओं एबी तथा एसी पर 2 बिंदु है, एबी और एसी पर आपका 2 बिंदु है, 2 बिंदु कौन कौन है, डी और ई, लेकिन डी और ई कहां पे है, इस बात को आगे बढ़ना है। इस प्रकार है कि डीई पैरेलल बीई, मतलब डीई समांतर बीई है, मतलब जो डीई है ना वो बीसी के समांतर है। तो समांतर का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे का जैसा, जिसमें ट्रेन का जो पटरी देखे होंगे बिल्कुल एक दूसरे का समांतर होता है, जैसे पटरी अगर टेढ़ा हल्का यहाँ रहेगा तो अगला पटरी भी ऐसे टेढ़ा रहेगा, दोनों एक दूसरे का समांतर होता है, तो समांतर उसी को बोलते हैं। तो डीई पैरेलल बीई है, बीसी है, इसका मतलब जो बीसी है, बीसी के ठीक पैरेलल एक आपका बिंदु क्या है, डी और ई है, ऐसे आप लोग को कर लेना है, ठीक है। यदि एडी बराबर एक्स, वैल्यू क्या क्या दिया हुआ, एडी बराबर एक्स, ठीक है, बीडी बराबर x-2, बीडी है x-2, एई आपका है x+2 और ईसी आपका है x-1, तो x का मान निकालना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग थेल्स थ्योरम मतलब थेल्स प्रमेय यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे। और थेल्स प्रमेय क्या होता है, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि एडी बटा बीडी एक तरफ और बराबर एई बटा एसी एक तरफ। अगर थेल्स थ्योरम का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, थेल्स थ्योरम कैसे सिद्ध होता है, तो उसका वीडियो बना हुआ है, नीचे लिंक में, नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल देंगे कि थेल्स थ्योरम का जो थ्योरम जो है उसको सिद्ध कैसे करें। थेल्स थ्योरम का विलोम भी बना हुआ है, पाइथागोरस का भी बना हुआ है, और पाइथागोरस का विलोम भी बना हुआ है, जितना भी है नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे। आप लोग थेल्स पढ़ रहे हैं, अभी थेल्स का यूज हुआ है, तो थेल्स वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो थ्योरम है हमेशा 5 मार्क्स में ही पूछता है, तो उसको भी रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं, करना तो है ही, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अगर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो थेल्स और पाइथागोरस ये कौन बच्चे नहीं करते, ये तो करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो दे रखा था वहां पे लिख देते हैं, क्या क्या दिया हुआ लिख लीजिए। हम लोग यहाँ पे देख करके यहाँ पे जो था यहाँ पे लिख दिए हैं। अब थेल्स प्रमेय से चलेंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहता है मेरे भाई, एडी बटा बीडी बराबर एई बटा ईसी, यही आपका थेल्स थ्योरम कहता है, बस यहाँ पे ही लिख देना है।
अब AD का मान कितना आपका x है, x बस अब जो है भर दीजिए। BD का मान कितना है, BD बोलिए चाहे DB बोलिए यही बात होगा, x माइनस 2। AE आपका x प्लस 2 है और EC आपका x माइनस 1 है। बस अब तिरछा तिरछी कर लीजिए गुना, तो x में इससे गुना करना, मतलब x से गुना करना x माइनस 1 में, एक बार गुना का रूप दे दीजिए, बराबर x माइनस 2 से गुना करना इसमें, x माइनस 2 से गुना करना है x प्लस 2 में। बस यहाँ पे यही बात करना है, दोनों को फॉर्म लिख दिए, गुना के रूप में लिख दिए, गुना करिए। x में x है x स्क्वायर, x में x है तो x बराबर, यहाँ पे भी एक आपका फॉर्मूला आया हुआ है, फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे बना सकते हैं, नहीं तो इसको कॉमन लेके भी बना सकते हैं। अगर जिनको फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा तो कॉमन ले सकते हैं, अन्यथा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। और देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यही फॉर्मूला सेट हो रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। बस यही ना करेंगे, इसको भी हॉल में डाल दीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए ये से आपका कट गया, माइनस माइनस खत्म, तो एक्स बराबर आपका कितना बचेगा मेरे भाई, 4। और यही आपसे आंसर पूछ रहा था कि एक्स का मान कितना हो जाएगा, बताइए। बिल्कुल ईजी है ना, यहाँ तक तो सिर्फ देख करके लिखे हैं, मतलब क्वेश्चन से ही देखना है, लिख देना है, यहीं से मेन सोल्यूशन था। तो बोलोगे कि सर हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं मेरे भाई, ठीक है। चलिए वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास अगर होता है तो आप लोग शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये प्रश्न जो है चैप्टर नंबर 1 से है, वास्तविक संख्या, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 570 तथा 1425 का मसा निकालना है। तो मसा तो निकालने के लिए हम लोग भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त उस पे नहीं निकालना, हम लोग को निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो देखिए कैसे करना, सबसे पहले आप लोग को साइड में एक अलग पेज पे आप लोग एचसीएफ कर लीजिएगा, चाहे यहाँ पे भी होता है तो यहाँ पे भी कर सकते हो। तो 570 में 1425 को आप लोग एचसीएफ लगाइए, केस लगेगा आप लोग को पता है 2 से लग जाएगा, कितना हो जाएगा 1640, 0 7 दूना 14, 5 दूना 10 है कि 1140, हम 1440 बोल रहे थे, ठीक है। 5 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 8 4 12, ये आपका हो जाएगा 3 में से 1 गया था 2, इतना हो गया। अब इसको घेरेंगे 285 को, अब 285 के बाद 570, क्योंकि एचसीएफ तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग बनाते थे, बचपन में इसी प्रकार न बनाते थे। तो देखिए कितना से लगने वाला है, 2 से लगेगा, 1 से 2 से लग ही जाएगा, लगता कट ही जाएगा। 5 दूना 10, 8 दूना 16 17, 2 दूना 5, 2 दूना 4 1 5, 2 से आराम से कट गया। अब जहां पे भी कट गया वहीं पे रुक देना। अब क्या करना है, यूक्लिड से सजाना है ना, तो कुछ नहीं करना है, यूक्लिड से सजाना है तो जो बीच वाला पार्ट है उसको आप लोग को आगे लिख देना है, 1425 को आगे लिखिए। अब भाग जैसे चेक करते हैं, अच्छा भागा जब बनाते हैं तो उसको चेक कैसे करते हैं, इस दोनों को गुना कर देते हैं और जो लास्ट में आता है उसको जोड़ते हैं, यही होता है यूक्लिड विभाजन, वही आप लोग को करना है। दोनों को गुना कर लिया, जो लास्ट में बचा उसको जोड़ दीजिए। तो 570 में 2 से गुना कर देंगे, लास्ट में जो बच गया 285 को जोड़ देना, बस यही होता है। ये आपका पार्ट 1 निकला। अब इसमें चलते हैं, इसमें अंदर में कौन है, 570 है, तो 570 को लिखिए। अब इसको चेक कैसे करेंगे, 285 में 2 से गुना करेंगे और नीचे वाले को जोड़ेंगे, 285 में 2 से गुना करेंगे, नीचे वाले को जोड़ेंगे, तो नीचे आपका क्या है 0, कुछ नहीं तो 0। अब जब यहाँ पे 0 आ गया इसका मतलब का यहाँ पे लास्ट हो गया, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो जो आपका आ गया तो वही आपका एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 285। और ये जो निकाले हम लोग यही होता है यूक्लिड विभाजन से, ठीक है ना, ये नहीं, ये भाग विधि हो गया, हम लोग को ये बनाना होता है और इसी से आपको ये बनाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए मेरे दोस्त एक जो बात है यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा क्या बात है उसको समझिए। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि उस गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, आपका वक्र भी दे देगा मेरे मित्र, तो समझिए गोला में कभी भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं बनता है, इस बात का आप लोग को ध्यान में रखना है। तो गोले का वक्र पृष्ठ बोले या संपूर्ण पृष्ठ बोले, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ गोले का संपूर्ण पृष्ठ का ही फॉर्मूला लगाना है। अगर वक्र भी पूछता है तो आप लोग को संपूर्ण ही लगाना है, इस बात से आप लोग जरूर क्लियर हो जाइए, ठीक है। इसका व्यास दिया हुआ, मतलब कि इसका गोला का व्यास दिया हुआ है तो लिख लेते हैं। जो गोले का व्यास था 14 सेंटीमीटर, मैंने लिख लिया, लेकिन हम लोग को व्यास से कोई मतलब नहीं होता है, हम लोग को मतलब होता है तो सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या से। तो त्रिज्या कैसे निकलते हैं, इसका ठीक आधा होता है,
ठीक है, तो त्रिज्या आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आपका गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, तो गोले का संपूर्ण या वक्र भी बोलेगा तो हम लोग संपूर्ण ही लगाएंगे। ठीक है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए तो 4 का 4, पाई का मान 22/7। अब त्रिज्या आपका 7 है तो 7 को 2 बार लिखना है, क्योंकि यहाँ त्रिज्या बोला है तो 2 बार लिखेंगे। 7 से 7 खत्म हो गया। अब गुना कर लीजिए, 22 में 4 से 22 के 88, 88 में 7 से गुना करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ गया। चलिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें यदि इसकी परिधि 44 है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखिए। वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो मेरे मित्र एक बात बताओ, 1/4 तब तो सही है, पाई का मान 22/7 ये भी सही है, लेकिन यहाँ हमको त्रिज्या चाहिए, लेकिन त्रिज्या हमको चाहिए और यहाँ प्रश्न में त्रिज्या नहीं दे करके परिधि दिया हुआ है। तो इसका मतलब समझिए कि कुछ ना कुछ इसी से कमाल हम लोग करने वाले हैं। कमाल करने का मतलब इसी से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे त्रिज्या की जरूरत है। और यहाँ पे है परिधि, सरकमफ्रेंस दिया हुआ, सी का मान दिया हुआ, लेकिन हमको तो आर चाहिए, तो हम लोग इसी से पहले हम लोग त्रिज्या यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अभी हम लोग चतुर्थांश नहीं निकालेंगे, पहले जो घट रहा है पहले हम लोग वो निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, बराबर 44 भर दीजिए। 2 का 2, पाई का मान 22/7, रेडियस ही तो हम लोग को निकालना है, ये तो बचा हुआ रह जाएगा 44। ठीक है, काट सकते हैं। देखिए इधर से बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कट जाता है, आप लोग को ये बात पता होना चाहिए। तो देखिए आराम से हम लोग काट देते हैं। 2 से 22 मराते कटेगा, कटा कि नहीं कटा, और 22 से 22 आराम से 1 मराते कटा। तो बोले कि सर तो बचा क्या, बिल्कुल बचा, यहाँ पे आर बचा और नीचे 7 बचा, r/7 बचा, बचा कि नहीं, और इधर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 बच रहा होगा, कुछ नहीं तो 1 ही है ना। अब तिरछा तिरछी कर लीजिए गुना, नीचे कुछ नहीं तो 1 भी मान सकते हो। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आर का मान आपका कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अभी हमको रेडियस निकला है, हम लोग को जो क्वेश्चन पूछ रही है हम लोग का नहीं निकला। अब निकालेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश का मतलब कि एक वृत्त में 4 भाग हो गया वृत्त के चतुर्थांश, यही तो कह रहा था। पाई आर स्क्वायर पहले लिख दीजिए क्षेत्रफल के अनुसार, और वृत्त बोला तो एक वृत्त का 4 भाग करना है। ठीक है, तो 1/4, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपका निकल के आ गया 7 × 7। बस 7 से 7 खत्म, 2 दूना 4, 11 दूना 22। तो कट के जो आया तो इसका कितना हो जाएगा 11 × 7 = 77/2। इसको जब पॉइंट में करेंगे तो 2 × 3 = 6, 38 दूना के 76 यानी 38.5, यानी 38.5, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया ना। देखिए कितना इजी था। यही सब प्रश्न 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है, ज्यादा हार्ड नहीं एग्जामिनर पूछता है, यही सब प्रश्न आएगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत बढ़िया से रिवीजन करिए। और मेरे दोस्त वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पे पहले बार आएंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 2 पासों को एक बार फेंकते हैं। 2 पासा है जिसको एक बार फेंके, चाहे एक पासा को 2 बार फेंके, दोनों कहने का मतलब एक ही होता है। एक पासों को 2 बार फेंकी या 2 पासों को एक बार फेंकी, तो दोनों पर समान अंक आना चाहिए। समान अंक मतलब एक जैसा। तो देखिए 2 पासा फेंकेंगे तो कुल ऐसा आप लोग का घटना बनेगा, कुल घटना जो बनेगा आपका 36, टोटल आपका घटना 36 होगा। आप लोग इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल आपका 36 को बना हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा था कि समान अंक के आ गया, एक जैसा अंक के आ रहा है। तो देखिए एक जैसा अंक 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 5 5 आ गया, 6 6 आ गया। इसके अलावा कोई आपको एक जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, यानी टोटल के गो है 6 गो है, बटा 36 कर देंगे यानी 1/6 आंसर आ जाएगा। ये सब आप लोग मन से भी बना सकते हो, लेकिन ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग लिख के बनाते हैं। क्या करेंगे, पहले यही पता करें कि टोटल घटना कितना बनेगा। ठीक है, तो कुल संभावित घटना, कुल संभावित घटना कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा।
क्योंकि 2 पासा उछाल रहा है, अगर 1 पासा उछालेगा तो कुल संभावित घटना 6 बनेगा, 2 उछालेगा 36 होगा, 3 उछालेगा 216 हो जाएगा। ठीक गुना करते चलेंगे, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 ऐसे करते चलना है, ठीक है। तो कुल संभावित घटना 36। अब देखिए समान अंक दोनों पर, सुनिएगा ध्यान से, लिख के बनाना है मेरे दोस्त, ऐसे तो आंसर आप लोग डायरेक्टली बना ही दिए। दोनों पर समान अंक, तो दोनों पर समान अंक के गो आ रहा है, 6 गो, कौन कौन आएगा ये भी लिखना है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और आपका हो जाएगा 6 6। बस ये आपको लिखना था। प्रायिकता पूछा है तो प्रायिकता निकाल दीजिए, प्रायिकता बराबर एन बटा एन एस, ठीक। एन ई टोटल घटना जो होता है वो एन ई होता है, टोटल घटना 6 हो गया, और एन एस मतलब टोटल है कितना, घटना कितना हुआ वो लिख दीजिए, और टोटल है कितना वो लिखिए, टोटल कितना है 36। जितना भी जो संभावित घटना रहेगा उसको नीचे लिखना है, जो घटना घट रहा है उसको ऊपर लिखना है। तो टोटल तो 6 ही बार घट रहा था ना, 6 ही संख्या ना ऐसा है, बस 6 6 36, तो 1/6 आंसर हो जाएगा। बस था ना इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका आ गया चैप्टर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले हम लोग को सब पता करना पड़ेगा, मतलब पहले दिया हुआ है tan थीटा बराबर 4/3, ठीक है, लिख दीजिए। अब देखिए कि tan थीटा का फार्मूला होता है क्या, उसको पहले लिखिए। तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, इन होता है। इसका मतलब आपका एक लंब दे दिया है और एक आपका आधार दे दिया। इसका मतलब क्या हो गया, हमको कर्ण घट रहा है, कर्ण निकालना पड़ेगा। समझ रहे बात को ना, लंब आपका 4 हो गया, आधार आपका 3 हो गया, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालिए। कर्ण के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। कर्ण तो आप लोग को पता है जोड़ना होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सही बात है। और कर्ण के अलावा दोनों पूछेगा, ये दोनों में से कोई पूछेगा तो घटा देते हैं, जो बड़ा रहेगा उसको आगे, जो छोटा रहेगा पीछे लिख करके घटा देना है। लेकिन कर्ण पूछेगा तो जोड़ देना है, सिर्फ कर्ण में जुड़ता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 आपका हो गया 25 और 25 का वर्गमूल आ गया 5, यानी कि कर्ण भी हम लोग निकाल के लिया है। अब ये पार्ट हम लोग को निकालना था, ये निकालना था, तो वैल्यू पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब इसमें हम लोग को मान भरना है, तो मान भरिए। 3 का 3, साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। ये सब फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, वरना एक फार्मूला एक ट्रिक भी होता है क्या, लाल कक्का, सभी लोग को पता होगा, ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। लाल कक्का, लाल बटा कक्का, मतलब ये साइन के लिए हो जाता है, ये कॉस के लिए हो जाता है, ये आपका टैन के लिए हो जाता है, यही बात होता है ना। बस अब समझ जाइए, साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण होगा। तो लंब आपका कितना है, 4 है, कर्ण आपका कितना आ गया मेरे भाई, 5, क्योंकि अभी हम निकाले हैं, प्लस 2 गुना कॉस थीटा। तो कॉस का देखिए, कॉस का क्या होता है, ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण बोले तो आधार आपका 3 है, कर्ण आपका 5 है, ये दोनों तो आपका हो गया। फिर बटा, अभी नीचे चलिए, 3 गुना, नीचे भी तो वही बात है ना, नीचे भी वही लिखा जाएगा 4/5 माइनस 2 गुना 3/5। देखिए यहाँ पे हम क्यों लिख दिए, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन कभी कभी गलत भी हो सकता है, क्यों गलत होगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एंगल शुरू से ही हमको थीटा दिया हुआ है, देखिए सब में थीटा है। अगर कभी क्वेश्चन ए बी और सी करके दे देगा कि tan a बराबर 4/3, tan c बराबर 4/3, तो उसके लिए कुछ अलग उपाय है। वैसा प्रश्न हम आगे करवाने वाले हैं, वैसा प्रश्न आएगा तो जरूर बताएंगे। लेकिन जब सब एंगल सेम रहे तो हम लोग को फिगर भी पाड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एंगल अलग अलग रहेगा तो फिगर एकदम निश्चित है कि पाड़ना है, बिना फिगर के बनाओगे गलत हो जाएगा। समझिएगा क्या बात। चलिए, तो एंगल देखिए सब में थीटा, इसी कारण से हम देख देख के बस भर देना है। तो साइन थीटा यहाँ पे भी, साइन थीटा यहाँ पे भी, दोनों सेम हो गया, भरा गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन करिए। क्या करेंगे, 4 तिये 12/5, 3 दूनी 6/5, ये आपका 3 दूनी 6/5, नीचे 4 तिये 12/5 माइनस 3 दूना का 6/5, हो गया ना। अब क्या करेंगे, जब एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, सभी को पता है। तो 12 6 18/5, और ये हो जाएगा 12 में से 6 घटेगा तो 6/5, इतना तो पता है। अब क्या कर देंगे, 18/5 जो रहता है उसको रहने देते हैं, और ये 5 चल जाएगा ऊपर, 6 आ जाएगा नीचे, 5 से 5 खत्म, 6 तिये 18। बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। बिल्कुल इजी आंसर, भी इजी था, ज्यादा हार्ड तो था नहीं। देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा, आंसर बहुत इतना ही में तो बना। तो क्या इतना भी 2 मार्क्स नहीं आने के लिए बोलते हैं, इतना तो आना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं।
इस प्रश्न को देखने में आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो ऐसा सोच करके आप बहुत गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इजी मत समझिएगा। इस प्रश्न में बहुत बच्चे इस प्रश्न में फंस जाते हैं। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कहने वाला है। दो सिक्कों को एक बार उछालता है, ठीक है, या एक सिक्के को दो बार उछाले, बात तो वही हो जाएगा। तो पहले हम पता करें कि कुल संभावित घटना कितनी है। कुल संभावित घटना, ठीक है, कुछ लिखा गया जी, कुल संभावित घटना कितना हो जाएगा। देखिए एक सिक्का उछालता है तो दो होता है, दो सिक्का उछाला तो चार, कौन कौन बनेगा मेरे भाई, दो हेड आ जाएगा तो दो टेल आ जाएगा, दो हेड तो दो टेल। हो सकता है सिक्का उछाले दोनों सिक्का पर हेड आ गया, दो सिक्का उछाले दोनों पर टेल आ गया, अगला सिक्का फिर उछाले तो एगो पर हेड एगो पर टेल आ सकता है, फिर उछाले तो एगो पर हेड एगो पर टेल, मतलब यही बात आप लोग को आ सकता है, ठीक है। अब प्रश्न क्या करें, एक पृष्ठ आने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या पूछ रहा है, कम से कम एक पृष्ठ होने की प्रायिकता, ठीक है ना, मतलब पृष्ठ आने की प्रायिकता। सुनिएगा यहाँ पे आप जो बोलेंगे उसको देखिएगा, एनी बटा एन टोटल कितना घटना बनेगा। देखिए कम से कम एक पृष्ठ आना चाहिए, मतलब एक टेल आना चाहिए, पृष्ठ मतलब टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो देखिए एक टेल वाला के गो है, एक गो, के गो, दो, तो आप लोग क्या करोगे 2/4, जो कि बिल्कुल गलत है। कम से कम एक पृष्ठ आना चाहिए, मतलब एक वो तो दम निश्चित है कि रहना चाहिए। तो क्या अगर दो गो दे देंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हम किसी के यहाँ बाराती गए और बाराती में बोलेंगे कि देखो भाई हम एक शर्त पे बारात आएंगे कि मेरे लिए कम से कम 2 पूरी रहना चाहिए, मत ठीक है खाने के लिए बोलेंगे, कम से कम 2 पूरी हमको मिलना चाहिए, कम से कम। तो क्या तीसरा पूरी मिलेगा तो हमको दिक्कत होगा, नहीं, लेकिन हाँ एक पूरी मिलेगा तो हमको दिक्कत है, क्योंकि हम कह क्या थे कि हमको कम से कम 2 पूरी चाहिए, अगर एक पूरी मिलेगा तब ये दिक्कत हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे है, कम से कम एक पृष्ठ आना चाहिए। तो एक पृष्ठ का तो 2 वहीं गया, लेकिन यहाँ पे एक और डबल पृष्ठ आ गया, तो क्या दिक्कत है, नहीं, डबल भला आ जाएगा फिर भी सही है, 3 गो आएगा फिर भी सही है, लेकिन एक उससे कम नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं देखिए इसमें एक को पृष्ठ नहीं है, इसमें एक भी पृष्ठ नहीं है, टेल एक को में आया है नहीं, तो ये नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये तीनों हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 बटा कितना लिखेंगे 4, बस हो गया ना। लेकिन आप लोग ढेर क्या करते हैं 2/4 लिख देते हो, यही आप लोग एग्जाम में गलती करके आते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम 15 प्रश्न को ही रहने देंगे, और वीडियो कैसी लगी एक बार अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तुरंत हम लोग पार्ट 2 लेकर के बहुत जल्दी आने वाले हैं। पार्ट 1 आपका खत्म हुआ, 15 प्रश्न मैंने करवा दिया है, पार्ट 2 लेकर के आएंगे, उसमें भी कोशिश करेंगे 15-20 प्रश्न जरूर लेकर के आए। अगर ऐसा प्रश्न हम लोग चलते चले तो बहुत सारा प्रश्न को हम लोग कवर कर लेंगे, और लास्ट में लोग 5 मार्क्स वाले प्रश्न को भी देख लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट में राय करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।